हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की बेहतरीन क्लास होती है, लाजवाब पारी होती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका आरओ का है या एडिटर का है या आपका वीडियो एग्जाम का है या कोई भी एग्जाम है, जिसमें भी आपकी हिंदी आती है, आप डेली का डेली क्लास लीजिए बेहतर तरीके से, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। आपका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए 1 का ऑप्शन आ रहा है, काफी लोगों ने जवाब दिया है, काफी क्या है लगभग सभी का जवाब सही है। यहाँ पर भारूपी परिवार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारूपी परिवार। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। देखिए प्राचीन भाषा में दोस्तों देखा जाए तो आपकी अपभ्रंश भाषा भी प्राचीन में आती है, यहाँ पर आपकी प्राकृत भी आती है और संस्कृत भी आती है। लेकिन दोस्तों आपका दिया गया है नहीं है, तो नहीं है कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। भैया हर एक एग्जाम के लिए है, परेशान मत होइए, हर एक एग्जाम के लिए आपके है, आप पेपर उठाइए, मॉडल पेपर उठाइएगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आ गया है। कह रहा आपसे ईरखा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, ईरखा को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है और आपका जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ईर्खा दिया गया है। ईर्खा मतलब होता है क्या, ईर्ष्या होता है। क्या होता है, ईर्ष्या होता है। और ईर्ष्या जो है वो ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ईर्ष्या आपका आंसर है, बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आ गया है। कह रहा आपसे विभाषा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देना है, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा क्या होता है, विस्तृत होता है। आपको भरना है यहाँ पर आपका विस्तृत, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, जो कि आपका 5 नंबर है। कह रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछा गया है और आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है। आप कहेंगे सर वर्णमाला दे दिया है और वर्णमाला दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, 52 हो जाएंगे। अगर हम आपसे पूछे स्वर कितने होते हैं, क्या अगर आपसे पूछे स्वर कितने होते हैं, आप कहेंगे 11 होते हैं। अगर पूछे अयोग्य वाह कितने होते हैं, अयोग्य वाह, तो अयोग्य वाह कितने होते हैं, आपके 2 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन तो आप कहेंगे सर 33 होते हैं, ठीक है, 33 होते हैं। अगर पूछे संयुक्त कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं जो संयुक्त होते हैं, है ना, और द्विगुण आपके 2 होते हैं। सब मिला लीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को मिला दिया जाए तो आपका आंसर में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है और 6 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप से वर्ण तो हम कहेंगे नहीं, ध्वनि कहेंगे नहीं, है ना। यहाँ पर दोस्तों या तो अक्षर होगा या तो वाक्य होगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए अक्षर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी अक्षर आपका होगा वो बिना स्वर के तो हो नहीं सकता है। जब बिना स्वर के नहीं हो सकता है, इसका मतलब है वो आपका अक्षर हो जाएगा। इसमें से व्यंजन भी है और आपका स्वर भी है, तो ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला था, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं आपसे व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको चुनना है। व्यक्तिवाचक चुनना है, मतलब व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो सिर्फ एक हो। क्या, जो सिर्फ एक हो। और यहाँ पर दोस्तों देखिए मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। बालक तो कह नहीं सकते हैं, ईमानदार भी नहीं कह सकते, मोहन की बात कर सकते हैं। मोहन जो है वो सिर्फ और एक है, ये व्यक्ति की बात हो रही है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, मोहन आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। कह रहा है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का भेद आपको सूचित करना है। मतलब ये अगर हम आपसे पूछें कि भैया आपका जो शहर है वो क्या है, कहेंगे आप कानपुर है। क्या कहे, आप कहेंगे भैया कानपुर है ना। कुछ कहेंगे बांदा है, कुछ कहेंगे जौनपुर से है, कुछ कहेंगे वाराणसी, कुछ कहेंगे इलाहाबाद से। लेकिन हम कहेंगे ये सब चीजें एक ही तो हैं, है कि नहीं, ये सब चीजें एक ही तो हैं। जब एक ही होती हैं तो आप कहेंगे सर ये व्यक्तिवाचक है ना। क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक हो जाती है, 2, 3, 4, 5 हो जाती है, तो हम लोग जात में कह देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। दोस्तों पुल्लिंग की पहचान बताया था हमने, है ना, कैसा और कैसी, 2 ही शब्द आपको बताना है।
कैसा और कैसी वाक्य प्रयोग अगर आप लोग जानते हैं कि भैया वाक्य प्रयोग कैसे करना है ना, अंधेरा कैसा है, अंधेरा कैसी है, तो आप कहेंगे सर अंधेरा कैसा है, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी ये तो नहीं बोले अंधेरा कैसी है, नहीं बोले हैं, तो कैसा शब्द लगाया है और कैसा लगाया है तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, और कैसी होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है ना, क्लियर हुआ है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 10 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 अब आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है वो आप सभी को देना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। कह रहा आपसे पुल्लिंग कौन सा है, कढ़ी कैसी है, चील कैसी है, या चील कैसा है, संतान कैसी है, या सरसों कैसी है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर आपको जवाब देना है। आपको जो आंसर है ना, यहाँ पर आप ये भी तो कह सकते हैं संतान कैसी है, संतान कैसा है, तो भैया चील तो आप लोग लगा रहे हैं वो आपका नहीं होगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों कढ़ी कैसी है, तो भैया ये भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पुल्लिंग में नहीं आएगा। चील कैसी है आप यही बोलेंगे। अच्छा चील कैसा है, चील कैसी है, यहाँ पर देखो संतान और सरसों जो दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपका संतान है, संतान कैसी है, संतान कैसा है ना, आपका संतान अच्छी नहीं है मतलब आपकी संतान अच्छी है, मतलब कुल मिला के इस प्रकार से कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सरसों आपका ये दोनों होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग डी नंबर लगाएंगे, ठीक है, मतलब सी और डी लगाएंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पर जब आपको एक लगाना हो तो आप संतान लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे सरसों आपका इसमें से कॉमन आपका होगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अब एक वचन तो आप जानते हैं, नदी है, प्रत्येक है, साधु है और घर दिया गया है। अब आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा दोस्तों, जो प्रत्येक दिया गया, प्रत्येक ये हमेशा एक वचन में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सदैव लगा दिया है, सदैव। अगर ये न लगाता तो हम लोग कुछ थोड़ा और ढूंढते। नदी का नदियां हो सकता है ना, इस कारण से ये हमेशा या सदैव आपका एक वचन में ही लिया जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका एक वचन में है, कौन शब्द एक वचन में है, यहाँ पर जवाब देना है। अब दोस्तों दर्शन, प्राण, आंसू ये तीनों जो आपके हमेशा बहुवचन में होते हैं, लेकिन जो आपका आकाश दिया है वो क्या है, आपका एक वचन में है। ये दोस्तों आपके हमेशा, है ना, हमेशा क्या होते हैं, आपके बहुवचन में होते हैं, बहुवचन में होते हैं। ठीक है ना, नोट करिएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है। आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम आपको बताना है। भैया हम तो डेली क्लास लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं। अगर आप लोग बहुत दिनों बाद आए हैं तो आपका वेलकम है, फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, डेली क्लास लीजिए। राधे राधे। देखो उसने पत्र लिखा, यहाँ पर कह रहे हैं सर्वनाम आपको बताना है। अब आप कहेंगे सर उसने पत्र लिखा मतलब फोकस सिर्फ आपका इतने में हुआ, उसने पत्र लिखा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर उसने जो आपका है निज तो होगा नहीं, ये पुरुषवाचक में आएगा, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है। अब आप बताइएगा इसमें सर्वनाम क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संबंध तो आपका है नहीं है, ना ही कोई निश्चय दिया गया है, ना तो आपका निज दिया गया है, वे शब्द आपका दिया है जो कि पुरुषवाचक में आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 आ गया है। कह रहा है विशेषण बताइएगा। विशेषण क्या है दोस्तों, हमने बताया था जब कभी शब्द को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, जब शब्द को थोड़ा सा घुमा दिया जाए। आप लोग जानते हो कि क्षमा शब्द जो होता है बड़ा प्यारा शब्द होता है, लेकिन अगर इसको हम बिगाड़ना चाहे थोड़ा सा, है ना, तो भैया इसके गुण को बताया जाए तो आपका क्षम्य हो जाएगा। और क्षम्य देखो थोड़ा सा बिगाड़ा गया है ना, इसका जो क्षमा होता है संज्ञा होगा, ये क्षम्य जो आपका यही विशेषण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है। कह रहा है निम्न में से कौन शब्द आपका विशेषण है। दोस्तों यहाँ पर देखो थोड़ा सा बिगाड़ा गया होगा। देखो आगरा को हम बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लिखना बिगाड़ नहीं पाएंगे। चमकीला और चमकना ये कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ लग रहा है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। चलिए तो आपका जो आंसर हो जाएगा भैया आपका देखिए आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चमकीला आपका आंसर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम आपसे एक शब्द और पूछें कि सर जी इसमें शुद्धता अगर देखा जाए, इसमें शुद्धता देखा जाए तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कहोगे कैसे सर, कहेंगे कुछ जो शब्द होता है, कुछ शब्द होता है, ये होता है क्या, विशेषण होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये आपका आता है अनिश्चित में आ जाता है, अनिश्चित में आ जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर शुद्धता देखा जाए तो इसका आपका बी प्लस आपका सी हो सकता है। ठीक है ना,
क्लियर है ना, बिल्कुल सही बात है कि भैया जो कुछ शब्द होता है अनिश्चित में होता है तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हम अगर शुद्ध लगाए तो बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। तो दोस्तों ये बताइएगा कि यहाँ पर सीमांत तो खा रहा है पकौड़ा, लेकिन अगर आप पूछे कि क्रिया कौन सी है तो आप कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब अगर अकर्मक मतलब ये हुआ कर्म नहीं है भैया, यहाँ पर खा रहा है क्रिया है और पकौड़े क्या है, ये आपका क्या है, कर्म है, तो आप कहेंगे सर इसमें कर्म है और जब कर्म के साथ क्रिया पूरी होती है तब ये होती है साकर्म, अर्थात सकर्मक। आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। अब दोस्तों सकर्मक क्रिया में भी क्या होगा, कहीं ना कहीं कर्म आपको जरूर छुपा होगा। दोस्तों दिया गया आना, जाना, ले जाना, मरना। तो दोस्तों अब आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सबको कंफ्यूज करेगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये सबको कंफ्यूज करेगा 100%। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन, आप इसमें क्या करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन करना पड़ेगा, इनमें जो ऑप्शन आपके हैं वो क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन करेंगे तभी इसका आंसर आपका बिल्कुल मिल पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन करिए, क्या आना, क्या आना, आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, क्या आना नहीं है बनेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। क्या मरना, आपसे पूछे क्या मरना तो आप कहेंगे क्या मरना मतलब नहीं समझ में आ रहा है। क्या जाना कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्या लाना या क्या लेना, और जब लेंगे तो कोई ना कोई वस्तु लेंगे और जो वस्तु होती वो क्या होगी, वो कर्म होगी। जब कर्म होगी तो आपका आंसर मिल जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कहेंगे कि जो आपके ऑप्शन होते हैं उसमें से आप एक क्वेश्चन करिए, क्या लेना, क्या जाना, क्या मरना, क्या टहलना। अगर हम आपसे पूछे टहलना लिखा होता, क्या टहलना लिखा होता, आपसे कहते क्या टहल रहे हैं, आपसे अगर पूछे क्या टहल रहे हो तो आप जवाब दे पाओगे नहीं। अगर आप खाना खा रहे हो, आपसे पूछे क्या खा रहे हो तो आप कहोगे खाना खा रहे हैं और खाना आपका कर्म हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको सकर्मक और अकर्मक में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कर्ता कारक का परसर कौन होता है। कर्ता कारक, कर्ता ने क्या होता है, कर्ता ने होता है ना, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कर्ता कारक वाला वाक्य आपको छांटना है। तो दोस्तों दिया है मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। अब आप बताइए इसका आंसर क्या लगा दिया जाए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है मोहन को, है ना, मोहन को, देखो यहाँ पर दिया मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, कहीं ना कहीं दोस्तों आपका पहले वाले में ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शीला को रोटी खिलाना, खिलाना कहीं ना कहीं इसमें से एक शब्द एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आप लगाइए मोहन को जाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपको पढ़ दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भैया भूतकाल के होते हैं 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद आपको पढ़ाए भी गए हैं कि भैया यहाँ पर सामान्य होता है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध और हेतु, है ना, क्लियर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दिया गया है 22 नंबर, कह रहा है भूतकाल में बदलना है। माँ सोती है ना, माँ सोती है। अब आपको ये बताना है भूतकाल में क्या हो जाएगा। जब भूतकाल में कहेंगे तो भूतकाल में कहीं ना कहीं था और थी शब्द आपको जरूर मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि जो था वाला शब्द आपका है वो आपका एक ही ऑप्शन है, अर्थात ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 23, कह रहा है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है। अब दोस्तों जब श्याम को पुस्तक पढ़नी है तो आप बताइएगा फोकस कहां पर हुआ है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है ना, हमें कह दे श्याम की जगह राम भी कर देते, राम को पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो भाई बात हुई है श्याम की, और जब श्याम हुई तो आप कहेंगे इसमें से आपका कृतवाच्य है। अगर ये हो जाता कि श्याम ने पुस्तक पढ़ी है, श्याम ने पुस्तक पढ़ी है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, या श्याम ने पुस्तक को पढ़ा है, पुस्तक को पढ़ा है, तो पुस्तक कर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर को लगा है श्याम के साथ, अर्थात फोकस हो रहा है कर्म, कृत्य में हो रहा है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर वाच्य कौन सा है 24 नंबर में,
पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब बात हो रही है पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब ये कह दे कि पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका मतलब अब फोकस हो गया है पुस्तक पर, और पुस्तक जो आपकी है ये क्या है, कर्म है, और जब कर्म है तो ऑप्शन दिया भी गया है बी नंबर कर्मवाच्य, आपका आंसर राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि 3-4 पॉइंट जो आपके थे वो समझने वाले थे, अगर आप समझ गए होंगे तो कृतवाच्य कर्मवाच्य में अब आपको दिक्कतें नहीं होगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय क्या है। देखो आ और व्यय, अर्थात जिसमें व्यय ही ना हो, जिसमें व्यय ना हो, अर्थात यहां पर देखिए क्या नहीं व्यय हो रहा है, वर्तमान है, नया है, सुंदर है, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन जो तथा शब्द आपका आ गया है ये क्या है, ये अव्यय है, ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई प्रयोग नहीं है, बस वाक्य को सुंदर के लिए आपका है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। यहां पर आपसे कह रहा है शब्द को पहचानना है। ये जो प्रतिदिन दिया गया है ये शब्द है क्या, 26 नंबर में ये जो शब्द आपका है तो क्या है, प्रति शब्द देखा जाए प्रति हिसाब से यहाँ पर प्रति लगाना चाहिए, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपका आंसर जो 26 नंबर है वो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर प्रति जो दिया गया, अगर प्रति शब्द दिया गया होता तो उपसर्ग होता, लेकिन प्रतिदिन दे दिया गया, पूरे में पूरा दे दिया गया है, क्या दिया गया है, पूरा पूरा शब्द दे दिया गया है। और हमें दोस्तों हमने बताया हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमने आपसे क्वेश्चन कहा कि बेटा है ना क्या हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आप कहेंगे ठीक है, तो ये हमने प्रतिदिन देखो नहीं लगाया था, क्या हमने प्रतिदिन नहीं लगाया और आपके भाव में कोई अंतर नहीं आया, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए ये भी शुद्ध है, लेकिन प्रतिदिन लगा देने से वाक्य सुंदर हो गया है, और वाक्य सुंदर हो गया इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन को अगर ना भी लगाएं तो भी हमारा काम चल सकता है, काम चल सकता है। इसका मतलब ये भी क्या है, अव्यय है, क्या है, ये भी अव्यय है दोस्तों, याद रखिएगा ये भी क्या है, अव्यय है ना, क्योंकि इसको लगाने से वाक्य सुंदर हो रहा है, वाक्य सुंदर हो रहा है, लेकिन अगर ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रति में अगर लगा होता, या अगर प्रति में सिर्फ लगा होता तो हम लोग यहाँ पर बोल देते उपसर्ग आपका है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, बिना परिवर्तन, जब बिना परिवर्तन के हो अर्थात सेम टू सेम हो, सेम टू सेम होते हैं मतलब आपके शुद्ध होते हैं और ये होते हैं तत्सम, तो आप समझेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, इनमें से कौन सा भेद आपका गलत दिया गया है। दोस्तों याद रखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर दोस्तों तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, लेकिन यौगिक तो नहीं होता है ना। जब यौगिक नहीं होता है तो ऑप्शन सी नंबर आपको लॉक कर देना है, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 29 नंबर में, क्या रहा है समझिएगा, कह रहा है अनुपम का पर्यायवाची है। अनुपम किसे कहते हैं बताइएगा। अनुपम जो कहा जाता है वो कहा जाता है जो एक प्रकार से क्या हो, अनूठा हो, है ना, या सबसे अलग हो, जिसे बोलते हैं अद्वितीय, है ना, या अद्भुत, या अनूठा, या अपूर्व, है ना, या अतुल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत नाम होते हैं। आपका आंसर डी हो जाएगा, अद्वितीय इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। बहुत नाम से बना सकते हैं, है ना, अनूठा हो गया, अद्वितीय हो गया, अपूर्व हो गया, अतुल हो गया, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि कह रहा है 30 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, असुर के पर्यायवाची में दोस्तों देखिए ध्यान देना है, यहाँ पर असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है। कह रहे या तो धान, फिर कह रहे सुरारी, फिर धूमकेतु, फिर आपका दिया है तमीर चर दिया गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है ना, समझने वाली बात यह है कि प्रश्न में जो दिया गया है आपका कौन, तमीर चर दिया गया है, क्या दिया गया है, तमीर चर दिया गया है ना। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका धूमकेत दिया गया है, क्या दिया गया है, धूमकेत दिया गया है, ठीक है ना। ये दोनों ही गलत हैं क्योंकि पर्यायवाची जो तमीर है और आपके धूमकेत ये आपके होंगे। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर जो आपका या तो धान है और ये हो जाएंगे, ये दो आपके जो आपके हैं ये आपके अलग आपके दिए गए, तो इसको भी ऑप्शन आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर सी और डी आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। इस सीरीज में थोड़ा सा क्या है ना, क्वेश्चन अपवाद वाले ज्यादा जुड़ गए हैं। अपवाद वाले जब ज्यादा जुड़े आते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, समझने वाली होती है। अनुरूप का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे अनुरूप, अनुरूप मतलब होता है जैसा उसका रूप था वैसा ही दिया गया है, क्या, जैसे सामने वाला चिंटू था वैसा ही इसका भी रूप दे दिया गया है, तो इसका क्या होगा, प्रतिरूप हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुरूप का जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरूप, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि अर्जन का विलोम क्या है। कह रहे हैं सर क्यों लेते हैं अपवाद वाले, हम सोचते हैं क्लास में थोड़ी सी लड़ाई हो जाए आपस में, इसलिए यहाँ पर क्लास में ऐसे क्वेश्चन मिले लेते हैं, क्योंकि आयोग वाले कभी कभी मानते नहीं है ना, इसलिए। देखो अर्जन शब्द का विलोम दिया गया है, और अर्जन का विलोम क्या होता है,
देखो लेने का रीजन ये हो जाता है ना कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उसमें जो भी आ रहा है आंसर आप लगा के आ जाइएगा, क्योंकि एक नंबर तो आपको मिल रहा है और हाई कोर्ट में जाना है, और जब जाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। दोस्तों अर्जन का विलोम क्या है? अर्जन मतलब क्या होता है? कमाना होता है ना। अर्जन मतलब कमाना होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप खर्चा करिएगा, तो व्ययन आपका आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ आपको बताना है। क्या? अजन्मा दिया गया है, अजन्मा, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर अजन्मा की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ईश्वर। क्या? ईश्वर कहेंगे। तो अजन्मा दोस्तों याद रखिए इसका दूसरा अर्थ होता है ईश्वर, जो कि ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आविर्भाव का समानार्थी क्या है? आविर्भाव का समानार्थी दिया गया है, और आविर्भाव का जो समानार्थी होगा दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर अवतरण हो जाता है। क्या? आविर्भाव है ना, मतलब उत्पन्न हुआ, और अवतरण भी मतलब हो गया उत्पन्न हुआ, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और क्या रहा है यहाँ पर समझिएगा 35 नंबर में, अज्ञ का अर्थ क्या होता है? भाई ये बताइएगा, अज्ञ किसे कहा जाता है? अज्ञ, अज्ञ मतलब कहा जाता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अथाह शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। अथाह ये शब्द आपने सुना होगा, जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे बोलते अथाह गहराई है। क्या? अथाह गहराई है। जो गांव वाले होंगे शायद ये जल्दी समझ जाएंगे ये शब्द क्या होता है, अथाह गहराई है। तो अथाह मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये हाल ही में आया है कि भैया आपके पूरे विश्व में आप कहेंगे 7 क्या है महाद्वीप हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक खोज हुई है जिसमें से 8वां भी आपका एक खोज किया गया है कि 8 महाद्वीप नहीं, 7 मतलब 7 महाद्वीप नहीं, 8 महाद्वीप हैं। एक 8वां महाद्वीप जो आपका है वो आपके पानी के तल के नीचे लगभग 3600 मीटर की गहरी भाग में आपका छुपा हुआ था। ये गोंडवाना लैंड का जो आपका मेडागास्कर है वही टूटकर अलग हुआ था। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताना है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना मतलब आप क्या कहेंगे? अंगूठा दिखाना मतलब होता है क्या? सहमत होना नहीं, जीत जाना नहीं, यहाँ पर होता है धोखा देना। क्या? धोखा देना, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तीर्ण होना मत लगाइएगा, क्योंकि उत्तीर्ण होने में अंगूठा नहीं दिखाते हैं, 2 उंगली दिखाते हैं, है ना। अंगूठे उत्तीर्ण होने में बोलते हैं ना, 2 उंगली उठाइए, मोदी जी जब से आए तो बोले 2 मुट्ठी आई, ये उत्तीर्ण होना, अंगूठा दिखाना नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, धोखा होना। ठीक है, आगे बढ़े, धोखा देना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ऐसन बात करब करवत का अर्थ क्या होता है? समझिए, एक लैंग्वेज कह रहा है ऐसन बात काबर करथो, इसका अर्थ क्या है? एक नई लैंग्वेज आपके सामने है और इस लैंग्वेज को बताइए इसका अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? ऐसी बात क्यों करते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे क्लास में कोई वैसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं पाद पाद करते रहते हैं, क्लास में चिल्लाते रहते हैं, तो ऐसा बात क्यों करते हैं, है ना, ताकि डांट ना मिल जाए, फालतू में डांट खा जाओगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी नंबर, ऐसी बात क्यों करते हैं, और आपका जवाब भी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अप्रीतम शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका है? कह रहा है अप्रीतम शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, मतलब 40 नंबर में। तो अप्रीतम मतलब होता है बेजोड़। क्या होता है? बेजोड़। और बेजोड़ जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, बेजोड़ बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सम, है ना। यहाँ पर दोस्तों संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों आपका संयोग में हो जाएगा सम। कौन सा? पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है, सम आपका इसमें उपसर्ग बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है? आप कहेंगे सर इसे तोड़िए, प्रतिधन एक, और प्रतिधन एक बनेगा, इसका मतलब प्रति ही जो आपका आएगा वही इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, कह रहे हैं कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। यहाँ पर दिया गया है कृदंत, दोस्तों हमने बताया था संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, है ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये सब दिए गए हैं ना। तो दोस्तों का से क्रिया और का से कृदंत,
मतलब दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, जैसे लिखा होता है खेलना, क्या होता है, खेलना होता है, या रोना होता है ना। तो यहाँ पर कहेंगे ये क्रिया और इसके बाद में ना प्रत्यय लगा है, अर्थात ये कृदंत हो गया। लेकिन भाई संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ होता है, उसे बोलते हैं तद्धित। क्या होते हैं, तद्धित होते हैं, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप में कौन सा प्रत्यय है 44 नंबर में। यहाँ पर जवाब देना है मिलाप। आप निकल रहा है ना, मिल धन आप, जो कि ऑप्शन आ गया है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। दोस्तों एक ट्रिक बताया था कि आपको क्रम से याद रख लेना है। क्या, यहाँ पर दिगु अयाग, दिगु अयादि, और अयादि को बोल दीजिए वयादि। क्या बोल दीजिए, वयाद बोल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दिगु आपका दीर्घ होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, यण होता है, और लास्ट में क्या होती है, अयादि हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे याद देखिएगा, दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर आपकी यण संधि, और लास्ट में तीनों अक्षर मिला दीजिए तो अयादि संधि हो जाएगी। क्या, अयादि संधि हो जाएगी। तो आपको एक क्रम से आपको याद रहेगी, जैसे आपको ट्रिक से आपको पढ़ना है। तो ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया। अच्छा, तो यहाँ पर 5 हो गया आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गायक का संविच्छेद क्या होता है। दोस्तों 3 अक्षर दिया हो, सिंपल से अक्षर दिया हो, समझ लीजिएगा कि ये अयादि संधि है। गायक में 3 अक्षर दिए हैं, बिल्कुल सिंपल अक्षर भी है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गय धन अक, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जो आपकी अयादि संधि होती है, अयादि संधि का ट्रिक क्या होती है, रूल क्या होता है, या तो आपका ए होगा, है ना, या तो आपका ए होगा, या तो आपका क्या होगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा, या तो क्या होगा, औ हो जाएगा। ठीक है ना। अब इनके साथ क्या होता है, कोई भी आपका स्वर आ जाएगा। क्या, कोई भी स्वर अगर आ जाता है, कोई भी स्वर आ जाए, है ना, तो याद रखिए उसमें क्या होता है, अयादि होता है। ए, ऐ, ओ, औ के साथ अगर बनता है तो। और देखो यहाँ पर मात्रा क्या लगी है, ए लगी है। ऐसे आपको ध्यान देना होता है कि भैया जो सूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं। अगला दिया गया यथा विधि में समास बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है यथा, यथा दिया है ना, तो हमने कहा विधि इसका मूल शब्द है, यथा शब्द आपका स्ट्रा है, और स्ट्रा है अर्थात ये क्या है, अव्यय है, और अव्यय है आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी। ठीक है, आपका अव्यय भाव समास। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास नहीं है। तो भैया आपने पिछले वाले में आपने पढ़ा अव्ययी भाव समास, अब आपको ये बताना है कि इसमें जो आपका बनेगा कि अव्ययी भाव समास नहीं है, वो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है यथार्ह, ठीक है, प्रतिमाह, प्रतिदिन। दोस्तों प्रति निकल रहा है, प्रतिदिन प्रति निकल रहा है, यथा, है ना, आह, देखिए यहाँ पर निकलेगा आहर, ऐसे होगा। तो कहने का यहाँ भी शब्द आपका है, यहाँ भी शब्द आपका है, याद रखिए इसे तोड़िए तो यथा शब्द निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है आय और व्यय, यहाँ पर देखो क्या लगा है, आपका डैश लगा है, इसका मतलब और दिया गया है। जब और दिया होता है तब होता है द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ये द्वंद्व आपका है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद बताना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो आंसर 49 नंबर में वो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, क्या होते हैं, 8 होते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और दोस्तों 8 में दोस्तों याद रखिएगा, एक तो आपका विधिवाचक हो जाता है, क्या होता है, विधिवाचक हो जाता है। विधि के बाद यहाँ पर निषेध, निषेध हो जाता है ना, निषेध हो जाता है, निषेध हो जाएगा। फिर इसके बाद संदेह हो जाएगा, प्रश्नवाचक होगा, आज्ञावाचक होगा, विस्मयादिबोधक होगा, इच्छावाचक होगा, संकेतवाचक होगा। तो ये 8 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप जो आंसर इनमें से क्या होगा। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर एक्स्ट्रा फालतू बताते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर आप क्या जवाब देंगे, है ना। वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है वो कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, अब आप बता दीजिए। भाई आप लोग कहते हैं कि सर आप एक्स्ट्रा बताने लगते हैं, तो चलिए हम एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, तो आप आंसर बता दीजिए, फिर हम मानेंगे भी आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर दोस्तों सी नंबर है। क्या, जिनका भी जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, उनका जवाब दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है ना। और दोस्तों जिनका जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, उनका भी जवाब क्या है, यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, और जिनका भी जवाब यहाँ पर डी आ रहा है, उनका भी यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है ना। तो अब आंसर यहाँ पर होगा, याद रखिएगा 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2 होते हैं। अगर इतना बोल के अगर हम बढ़ जाएंगे तो आप कहेंगे सर अब आप बताइए क्या होगा। भैया अगर इतना बोल के चले जाएं तो आप ये कहेंगे सर ये 2 होते हैं, 3 गलत दिए हैं, तो इसका अर्थ बताइए तो वो कौन कौन होते हैं।
ये भी तो आपको बनता है कि नहीं होता है। एक तो होता है रचना की दृष्टि से होते हैं, ठीक है, याद रखिए दो दृष्टियों में बातें आती हैं, रचना या स्वरूप के आधार पर होता है, फिर रचना के आधार पर हम 3 भागों में बांट देते हैं, और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से, जो 8 प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 50 क्वेश्चन आपके हुए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर दोस्तों किसमें है, आपके हिंदी साहित्य में। आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर बताइएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन अब आपको सीधे मतलब डायरेक्ट यहाँ पर ऐड किए करे जाएंगे, है ना, कि हिंदी साहित्य आप लोग भूल रहे थे, इसलिए हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को अब मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को, है ना, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर जवाब देना है। अब आप कहेंगे सर हिम तरंगड़ी के लिए मिला था, हिम तरंगड़ी के लिए कब मिला था, तो आपके 1955 में, कब मिला था, 1955 मिला था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि 2017 का क्या दिया गया है, कि 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किस लेखक को दिया गया। चलिए 2017 का जो आपका है साहित्य अकादमी पुरस्कार वो किसे दिया गया था, तो दोस्तों ये है आपके रमेश कुंतल। कौन है, रमेश कुंतल, जिसका ऑप्शन है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, रमेश कुंतल आपका जवाब है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है श्रीलाल शुक्ल को क्या दिया गया है, कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। दोस्तों जवाब देना है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था, यहाँ पर 3 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा विश्रामपुर का संत, क्या विश्रामपुर का संत के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को क्या दिया गया है, कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस पर मिला था। तो दोस्तों यामा के लिए मिला था, याद रखिए यामा, जिसको ऑप्शन आ गया है ए नंबर है राइट हो जाएगा, यामा बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर क्या दिया है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या होगा, कि अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये किस पंक्ति किस चीज के लिए मिला था, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए 1 मिनट बताइए। तो यहाँ पर बताना है अज्ञेय जी को जो मिला था वो किस कृति पर मिला था, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। दोस्तों 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो 5 का ऑप्शन क्या होगा। चलिए 5 का भी ऑप्शन देखिए, लगभग सभी का जवाब आ चुका है, आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, क्या हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए आपका अगला भी पूछा गया है और जवाब आ गया है यहाँ पर, क्या कह रहा है, कह रहा है मृदुला घर के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है मिलजुल कर, है ना, मिलजुल मन के लिए जो पुरस्कार मिला था वो किसे दिया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 देना है। दोस्तों 6 के ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर है, याद रखिएगा इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 7वें रमाकांत क्या दिया है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है और 7 का जो ऑप्शन दिया गया है, कुछ जवाब दिया है आपका कह रहा है ए नंबर होगा। दोस्तों आपका जवाब ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है कि जो 17वें नंबर का रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार है ये इंदिरा डोंगी को दिया गया था, इंदिरा डोंगी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है मुक्तिबोध क्या दिया है, कि मुक्तिबोध के लिए जैनिन कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए जवाब देना है, मुक्तिबोध के लिए जैनिन कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। और 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों 8 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, ये है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसका ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सन 2014 में, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम बताना है। दोस्तों इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, है ना, इनका उपन्यास था, है ना, तो रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम बताना है, 9 का ऑप्शन। दोस्तों 9 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, दोस्तों विनायक के लिए, किसके लिए, विनायक, जिसका ऑप्शन आ गया है डी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, विनायक के लिए मिला था भैया, क्या 9 का ऑप्शन डी होगा, विनायक के लिए मिला था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा है व्यास सम्मान क्या दिया गया है, कह रहा है आपसे व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति के लेखक आपके कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है, ये ना भूतो ना भविष्यति के लेखक जो आपके हैं वो आपके कौन है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपके नरेंद्र कोहली। कौन है, नरेंद्र कोहली। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर डेली अब आपको 10-15 क्वेश्चन जो आपके हैं वो हम डेली यहाँ पर ऐड कर लिया करेंगे, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा देंगे तो और क्वेश्चन आपके यहाँ पर डेली आपके हो जाया करेंगे। ठीक है, कल से थोड़ा स्पीड भी आपकी रखेंगे और थोड़ा सा हम सोचते हैं हिंदी साहित्य भी आपको यहाँ पर। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।